नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खास खबरें में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी सैयद इस्माइल ज़बीउल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक आप खबरों का सवाल है, ख़ास खबरों का सवाल है, तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि रियासत तेलंगाना में बल्दी इंतखाबात का इनेकाद अमल में आया और कांग्रेस ने 67% जो कामयाबी का फ़ीसद है वो हासिल किया है। तो बहरहाल आपने देखा कि ग्राम पंचायत इंतखाबात होते हैं तो कांग्रेस को शानदार कामयाबी मिलती है, और बल्दी इंतखाबात होते हैं यानी 116 बल्दियात और 7 कारपोरेशन के इंतखाबात होते हैं तो कांग्रेस को शानदार कामयाबी मिलती है। और अब कांग्रेसी कायदीन ये कह रहे हैं कि ZPTC और MPTC जो इंतखाबात होने वाले हैं उसमें भी कांग्रेस शानदार कामयाबी हासिल करेगी और GHMC इंतखाबात में भी कामयाबी के झंडे गाड़ देगी। लेकिन आपको बता दूं, दूसरी तरफ बीजेपी है। बीजेपी के बंडी संजय जो मरकजी मुमलिकती वजीर दाखिला है, करीमनगर की लोकसभा में नुमाइंदगी करते हैं, वो दावा करते हैं कि अब हम रुकेंगे हैदराबाद में, यानी GHMC पर हम कब्जा करेंगे। वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि फिल वक्त अगर बीजेपी ने 2 कॉरपोरेशंस हासिल करने के बिल्कुल करीब पहुंच गई है, एक तो निज़ामबाद और दूसरा आप देखेंगे कि करीमनगर। लेकिन निज़ामबाद के बारे में सदर प्रदेश कांग्रेस महेश कुमार गौड़ का कहना है कि निज़ामबाद पर कांग्रेस का कंट्रोल होगा, कांग्रेस का मेयर होगा, उन्होंने ये बात कही है। और दूसरी तरफ करीमनगर में दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो गई है। आपको बता दूं कि जो सियासी जो मुखासिमत कांग्रेस और BRS के दरमियान है वो बहुत किसी से ढकी छुपी नहीं है, एक दूसरे को शदीद तनकीद का निशाना मानते हैं। लेकिन बीजेपी जिसे फिरका परस्त कहा जाता है, जो फिरका परस्ती के लिए बदनाम है, जिसने मजहबी खतूत पर इंतखाबात लड़ने का रिकॉर्ड कायम कर रखा है, खुद महेश कुमार गौड़ ने वाज़े तौर पर कहा है कि बीजेपी ने मजहब का इस्तेमाल किया, मजहबी जज्बात का इस्तेमाल किया, इस्तेहसाल किया, लेकिन उसे कुछ फायदा नहीं हुआ है। और करीमनगर में जहां पर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी की हैसियत से बीजेपी उभर कर सामने आई है, और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मरकजी मुमलिकती वजीर दाखिला बंडी संजय पार्लियामेंट में करीमनगर की नुमाइंदगी करते हैं और उनकी जिम्मेदारी थी कि वहां पर बीजेपी को जिताया जाए। तो बहरहाल बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन गई है। लेकिन आपको बता दूं कि करीमनगर में एक दिलचस्प सूरत हाल पैदा हुई है, और वो सूरत हाल ये है कि करीमनगर में अगर देखा जाए सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के हिसाब से तो बीजेपी का मेयर बनना है, लेकिन मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन से लेकर कांग्रेस से लेकर BRS ने इत्तेहाद कर लिया है, इस तरह की इत्तलात आ रही हैं। और एक मेयर जो होगा ना बीजेपी का होगा, सॉरी ना कांग्रेस का होगा, ना BRS का होगा, ना MIM का होगा, ना आप देखेंगे बीजेपी का होगा। अगर होगा तो किसका होगा? तो आपको बता दूं कि इन 3 पार्टियों ने इस बात से इत्तेफाक किया है, इस तरह की इत्तलात आ रही हैं कि BRS, कांग्रेस और MIM ने इस बात से इत्तेफाक किया है कि एक आजाद उम्मीदवार को मेयर बनाया जाएगा, और बीजेपी जो ख्वाब देख रही है कि करीमनगर बल्दिया पर कंट्रोल करने का, उस ख्वाब को चिकना चूर कर दिया जाएगा। दूसरी तरफ निजामाबाद में अगर आप देखेंगे कि 60 जो नशस्तें हैं वहां के, उसमें अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़ी पार्टी जो बनकर उभरी है वो है बीजेपी। और लेकिन आपको बताना यह है कि अगर बीजेपी के अरकान जो रहे उनके साथ साथ अगर आप देखें एक्स ऑफिशियो जो मेंबर्स हैं उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो 5 ये मेंबर्स बनते हैं। तो इस तरह बीजेपी के जो अददी ताकत होती है वो 33 होती है, और अगर कांग्रेस और MIM को मिला लिया जाए तो फिर ये भी ताकत जो है वो भी 33 होती है। अब एक उम्मीदवार BRS का वहां पर कामयाब हुआ है, मजलिस के 14 है, कांग्रेस के 17 है, और एक्स ऑफिशियो के हिसाब से देखा जाए तो कांग्रेस के 2 है, तो ये 33 बनती है तादाद। लेकिन अब बीजेपी के 33 और कांग्रेस के ज़ेर क़यादत इत्तेहाद के 33, तो दिलचस्प सूरत हाल पैदा होती है। और BRS का 1, ये जो एक उम्मीदवार है वो जिधर जाएगा वो उसका मेयर होगा, और इख्तिदार भी निज़ामबाद बल्दिया में उसी का होगा। तो महेश कुमार गौड़ कहते हैं कि हमें उम्मीद है कि निज़ामबाद में भी कांग्रेस का कंट्रोल होगा। लेकिन करीमनगर की जो सूरत हाल है बहुत ही दिलचस्प सूरत हाल है। अब देखना यह है कि फिरका परस्तों को नाकामी होती है या सेकुलर ताकतों को कामयाबी मिलती है, ये एक अहम सवाल है, और ये बंडी संजय की इज्जत का सवाल है। और आपको ये भी बता दूं कि जहां तक बंडी संजय की इज्जत का सवाल है, बंडी संजय ने जैसे ही अमित शाह के चप्पल उठाए उनकी किस्मत भी उड़ गई है। तो बहरहाल कहते हैं कि बड़ों के चप्पल उठाना चाहिए, लेकिन मैं नहीं समझता कि अमित शाह कोई बड़े हैं, कोई बुजुर्ग है, कोई बाबा है, कोई साधु है, ऐसा तो नहीं लगता। लेकिन एक बात जरूर है कि सियासतदानों की चापलूसी, उनके चप्पल उठाने, उनके जूते उठाने, उनके तलवे चाटने से जो तरक्की मिलती है उसकी हमारे अतराफ अखनाफ कई मिसालें हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, हम चलते हैं करीमनगर के ताल्लुक से पूछते हैं हमारे साथी सैयद इस्माइल ज़बीउल्लाह से कि वहां पर क्या खेल हो रहा है। क्या हकीकत में ऐसा होगा कि कांग्रेस, BRS और MIM मिलकर बीजेपी को करीमनगर का इख्तिदार हासिल करने से रोकेंगे?
रियाज साहब बेहद शुक्रिया। दो कॉरपोरेशंस ऐसे हैं जहां पर बीजेपी को कुछ हालात बनते नजर आ रहे हैं। बीजेपी को हत्तल इम्कान कोशिश की जा रही है कि बीजेपी को रोका जाए। दो कॉरपोरेशन जैसा कि आपने तस्करा किया, करीमनगर और निज़ामाबाद का। करीमनगर में जहां तक जिस तरीके की इत्तलात करीमनगर से मौसूल हो रही है, उन इत्तलात के मुताबिक यकीनन कांग्रेस, बीआरएस और अगर एमआईएम मिलते हैं तो बीजेपी को रोका जा सकता है। मगर हम मुसलसिल इससे पहले भी हमने कहा है कि इक़्तिदार में, सियासत में जो है, ना कोई दोस्त मुस्तक़ल होता है ना कोई दुश्मन मुस्तक़ल होता है। मौके के हिसाब से आकोट में एमआईएम जो है बीजेपी के साथ हाथ मिलाकर कॉरपोरेशन की तश्कील अमल में ला सकती है। तो फिर एमआईएम यहाँ पर कांग्रेस और बीआरएस से एमआईएम का हाथ मिलाना कोई ताज्जुब की बात नहीं होगी। जैसा कि आपने निज़ामाबाद का भी कहा, 17, 14 और 28 बीजेपी, एमआईएम और कांग्रेस की जो आदाद शुमार आपने बयान किए हैं, उसके मुताबिक वहाँ पर भी सूरत हाल वाज़ेह नहीं है। अभी यकीनन 60 में से 30 सीटों पर करीमनगर में, जहां पर 66 सीटों नशिस्तों में 30 पर जहां पर करीमनगर में बीजेपी को कामयाबी हासिल हुई है, वहीं पे कांग्रेस, एमआईएम और बीआरएस को सीटों की तकसीम के जरिए अवाम ने सियासी पार्टियों को उलझन का शिकार बना दिया है। खास तौर पर करीमनगर की अवाम ने सियासी पार्टियों को उलझन का शिकार बना दिया है। देखना यह है कि जिस तरीके की इत्तलात मौसूल हो रही है, उन इत्तलात के मुताबिक अगर ये 3 सियासी जमातें, कांग्रेस, बीआरएस और जो है एमआईएम जो है, अगर इत्तेहाद कर लेते हैं तो मेयर बीजेपी का बनने से ये रोक सकते हैं। आपने एक इशारा ये भी दिया कि आज़ाद उम्मीदवार, 5 आज़ाद उम्मीदवार ऐसे हैं वहाँ पर जो फैसला कर सकते हैं। ये पूरी जो तकदीर का जो फैसला है, एमआईएम कांग्रेस का जो इत्तेहाद, ये जो मुतवक्का इत्तेहाद है, वो इस इत्तेहाद के मुस्तकबिल का फैसला ये 5 आज़ाद उम्मीदवार कर सकते हैं। 5 आज़ाद उम्मीदवार जो है रियाज साहब, ये बागी हैं। इन्होंने बगावत की थी, अपनी पार्टियों से उन्हें टिकट नहीं मिला था, वो आज़ाद इलेक्शन उन्होंने लड़कर जो है जीत हासिल की। तो इसका मतलब ये है कि वो हकीकी तौर पर उस हल्के के उम्मीदवार थे। जिस पार्टी से भी वो निकल कर आज़ाद लड़े हैं, वो हकीकत में वहीं के उम्मीदवार थे। उन्होंने उस एरिया में, इलाके में काम किया था, इसीलिए आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से उनका इलेक्शन लड़ना भी जो है उनके लिए कारामद साबित हुआ। यानी सियासी जमात से, जो भी सियासी जमात की उनकी वाबस्तगी है, उससे उनकी जो मकबूलियत थी उससे ऊंची थी वहां पर। तो ये जो फैसला जो 5 आज़ाद उम्मीदवार मिलकर करेंगे, यकीनन बीजेपी को तो रोकना चाहिए। मगर जिस तरीके की बुरी शिकस्त बीजेपी को मजालिस मुकामी के इंतखाबात में हुई है रियाज साहब, ये यकीनन एक बहुत बड़ा एक पैगाम है बीजेपी के लिए, और ख़ास तौर पर उन अराकीन पार्लियामेंट के लिए जो 8 अराकीन पार्लियामेंट जो तेलंगाना से नुमाइंदगी करते हैं। 50% आना चाहिए। लोकसभा में जो है नुमाइंदगी करते हैं। अवाम ने बड़े यकीन के साथ उन्हें मुंतखब किया था, मगर तेलंगाना को खातिर खा बजट दिलाने में उनकी नाकामी, तेलंगाना को खातिर खा प्रोजेक्ट दिलाने में उनकी नाकामी, तेलंगाना के लिए मराहत और तहफ़्फ़ुज़ात हासिल करने में उनकी नाकामी का नतीजा हम इसको कह सकते हैं कि बदतरीन शिकस्त, हम इसको शिकस्त ही कहेंगे। 1-2 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बनाने के अगर मौके आ रहे हैं, वो भी वहां पर जो है आप वो जो आपको जादुई आंकड़ा होता है, वो जो जादुई तादाद होती है, वहां तक पहुंचने से आप कासिर हैं और आप उछल कूद कर रहे हैं। हॉर्स ट्रेडिंग का मामला आप यहां पर अगर कर रहे हैं तो फिर वो जीत उसको हम नहीं कहेंगे। यकीनन इससे लगता है, ये बल्दी इंतखाबात के नताइज से ये लगता है कि तेलंगाना की आवाम जो है बीजेपी से बेजार हो गई है। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि बीजेपी के 8 अरकान पार्लियामेंट है और 8 अरकान असम्बली हैं, और जैसा कि एक जो हल्का होता है, पार्लिमानी हल्का होता है या लोकसभा हल्का होता है, उसमें 7 असम्बली हल्के होते हैं। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि बीजेपी अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहती है, रुकनीत के लिहाज से, मेंबरशिप के लिहाज से, और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्टी कहती है, और उसके बावजूद भी बीजेपी की जो हालत हुई है, ग्राम पंचायत इंतखाबात में भी उसका शर्मनाक मुजाहरा रहा, और इन बल्दी इंतखाबात में भी वो अच्छा मुजाहरा या कारकर्दगी का मुजाहरा करने से खासिर रही है। लेकिन जहाँ तक आपको बता दूं कि बीजेपी का सवाल है, बंडी संजय ने अब थोड़ी देर के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करना है, और उसके बाद वो क्या कहते हैं ये देखा जाएगा। लेकिन उन्होंने वाज़ेह तौर पर इल्ज़ाम आयद किया कि आवाम ने बीआरएस को और कांग्रेस को और एमआईएम को यानी मुस्तरद कर दिया है। बंडी संजय का ये दावा है, और उनका कहा कि उन्होंने ये भी कहा कि अब हम करीमनगर से पहुँचेंगे, जीएचएमसी और जीएचएमसी पर भी बीजेपी का झंडा लहराएंगे, इस तरह की बात उन्होंने कही है। लेकिन एक बात ज़रूर है, महेश कुमार
कुमार गौड़ ने मीडिया से बात करते हुए वाज़ेह तौर पर कहा है कि कंट्रोल जो होगा निज़ामाबाद पर कांग्रेस का होगा। और दूसरी तरफ हालांकि दिलचस्प सूरत हाल है निज़ामाबाद में भी, और एक बीआरएस का जो कारपोरेटर है तमाम तवज्जो उस पर मरकूज हो गई है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि करीमनगर है, करीमनगर के बारे में बंडी संजय तो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस, बीआरएस और एमआईएम का अगर इत्तेहाद होता है तो समझिए कि बीजेपी को दूर रखा जा सकता है। वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि बंडी संजय बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, उन्हें एक नहीं दो मरतबा असेंबली इंतखाबात में शर्मनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा, लेकिन एक चप्पल जो है उसने उनकी तकदीर बदल दी। आप अंदाजा कीजिए कि उस चप्पल उठाने के बाद उन्हें बीजेपी का एक जनरल सेक्रेटरी बनाया गया, फिर उसके बाद आपने देखा कि किस तरह वो मरकजी मुमलिकती वजीर दाखिला बना दिए गए। ये भी एक अहम बात है। यकीन मानिए कि पॉलिटिक्स में चापलूसी बहुत ज़्यादा चलती है और ये कहा जाता है कि मालिश बहुत की ज़्यादा की जाती है। तो बहरहाल जो मालिश करता है या जो चापलूसी करता है, जो चप्पल उठाता है, जो जूते उठाता है, अपने सर पर रख लेता है, वो कामयाब हो जाता है, ये कहा जाता है। और इसकी कई मिसालें हैं, हमें पेश करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप ही खुद गूगल पर जाइए, गूगल पर जाकर देखिए वो क्या कहते हैं। गूगल पर आपको सब मिल जाएगा, किसने किसकी चप्पल उठाई, किसने किसका क्या उठाया, ये सब आपको पता चल जाएगा। बहरहाल नाज़रीन हम चलते हैं करीमनगर। करीमनगर के बारे में आपको बता दूं कि बंडी संजय ने मीडिया से बात करते हुए वाज़ेह तौर पर कहा कि कांग्रेस और एमआईएम और बीआरएस हो, इन लोगों ने आवाम को यानी तरगीब दिलाने की बहुत कोशिश की, लालच दी है, यहाँ तक कि एक एक वोटर को 7,000 रुपये अदा किए गए। बंडी संजय का इल्ज़ाम है, उसके बावजूद अवाम ने इन पार्टियों को मुस्तरद कर दिया है, बंडी संजय ये कहते हैं। लेकिन अब देखना है अगर कांग्रेस और बीआरएस और एमआईएम का इत्तेहाद होता है करीमनगर में तो फिर समझिए कि बंडी संजय की जो अहमियत है वो मजीद घट जाएगी। लेकिन नाज़रीन आपको बता दूं कि जहां तक महेश कुमार गौड़ का सवाल है, महेश कुमार गौड़ ने एक मीडिया आउटलेट से बात करते हुए वाज़ेह किया कि निज़ामाबाद जहां पर दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो गई है, एक जो बीआरएस का कारपोरेटर है उस पर अब सारी तवज्जो उस पर मरकूज हो गई है। उन्होंने कहा कि हम निज़ामाबाद कारपोरेशन पर कंट्रोल हासिल करेंगे और वो आज कुछ देर में चीफ मिनिस्टर से भी मुलाकात करने वाले हैं और चीफ मिनिस्टर से मुलाकात के बाद ही वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी खिताब करेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि रियासत में जो बल्दी इंतखाबात हुए हैं उसमें बीआरएस का कोई असर देखा नहीं गया है। और वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि जहां तक करीमनगर का सवाल है, उन्होंने कहा कि उस पर भी उम्मीद है कि कांग्रेस का कंट्रोल हासिल होगा। लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया कि कांग्रेस हो या बीआरएस हो या एमआईएम हो, इन लोगों ने ये बताया जाता है कि इस बात से इत्तेफाक कर लिया है कि कोई मेयर का ताल्लुक इनकी पार्टियों से नहीं होगा, बल्कि आज़ाद उम्मीदवार को मेयर बनाया जाएगा। वैसे भी नाज़रीन महेश कुमार गौड़ ये भी कहते हैं कि कांग्रेस ने ग्राम पंचायत इंतखाबात में, बल्दी इंतखाबात में शानदार कामयाबी हासिल की है। जेडपीसी और एमपीटीसी में भी ज़बरदस्त कामयाबी हासिल करेगी और जीएचएमसी में भी अपना झंडा लहराएगी। तो बहरहाल उनका ये भी कहना है कि यानी हमें कामयाबी मिलेगी और शानदार हम मुजाहरा करते रहेंगे। नाज़रीन आपको बता दूं कि जहाँ तक 116 जो बल्दी कारपोरेशन है, सॉरी बल्दियात हैं, उनमें 2582 वार्ड्स हैं और इन 582 वार्ड में से आपको बता दूं कि 2581 वार्ड्स के नताइज का ऐलान कर दिया गया है। कांग्रेस को 1349 वार्ड्स पर कामयाबी मिली है और 74 बल्दियात पर उसने गलबा हासिल कर लिया है। बीआरएस को आपको बता दूं कि 718 वार्ड्स पर कामयाबी मिली है और 17 बल्दियात पर उसे गलबा हासिल हुआ है, जबकि बीजेपी जो अपने आप को हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्टी कहती है 260 वार्ड्स पर उसने कामयाबी हासिल की है, जबकि 25 बल्दियात में मौलिक सूरत हाल है। यानी आप देखेंगे कि किसी को अक्सरियत हासिल नहीं हुई है। यकीनन आपने बड़ी तफसील से ये पूरे आदाद व शुमार पेश किए। हम बारहा ये कह रहे हैं कि बीजेपी जो है जिस तरीके के दावे कर रहे हैं बंडी संजय, वो दावे जो है वो हकीकत नहीं है, उसका वाज़ेह सबूत ये नताइज है। जैसा कि रियाज साहब तस्करा कर रहे थे कि एक आज़ाद उम्मीदवार को जो है जो मुंतखब काउंसलर है उन्हें मेयर बनाया जाएगा, इस तरीके की बात कर रहे थे। जगत्याल, कागज़ नगर, इस्नापुर और करीमनगर, ये 5 इलाके ऐसे जहाँ पर रियाज साहब आज़ाद उम्मीदवारों ने पूरा गेम बदल दिया है। उनका जो बैलेंस है, अगर उनकी हिमायत जो जिसको हासिल होगी वो वहाँ पर कॉरपोरेशन तश्कील देंगे। हम अपने नाज़रीन को बताते हैं म्यूनसिपल चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन और कॉरपोरेशनों के मेयर्स और डिप्टी मेयर्स के लिए एलामिया जो है आज जारी किया जाने वाला है। इसका इंतखाब होगा। उसके बाद 9 मुंतखबा जो काउंसलर्स हैं वो 16 फरवरी को
جو ہے معاف کرنا 16 فروری کو جو ہے وہ حلف لینے والے ہیں. تو مجموعی طور پر جس طریقے کی صورتحال نکل کر بلدی انتخابات میں آ رہی ہے، کانگریس نے اپنا جو کم بیک تھا، کانگریس کو جو اپنا حکومت کے جو بہتر کارکردگی کا ایک ثبوت پیش کرنا تھا، وہ یہ بلدی انتخابات میں کانگریس وہ پیش کرنے میں کامیاب رہی ہے. حالانکہ جس طریقے کا دعویٰ بی آر ایس کی جانب سے کیا جا رہا تھا وہ اپنے دعوے تک نہیں پہنچ سکی. اس کے باوجود بھی جو نتائج نکل کر آئے ہیں، جو پرفارمنس بی آر ایس پارٹی کا یہ بلدی انتخابات میں ہمیں دیکھنے کو ملا ہے، وہ بھی جو ہے فکر کی بات ہے اس کانگریس پارٹی کے لیے. کیونکہ 2 سے 2.5 سال کے عرصے سے جو ہے کانگریس برسر اقتدار ہے یہاں پر، اور جس طریقے کا یہ کہا جاتا ہے کہ مجالس مقامی کے انتخابات میں برسر اقتدار، ریاست کی برسر اقتدار سیاسی جماعت کا غلبہ ہوتا ہے، مگر وہ غلبے کو بھی توڑنے میں جو ہے بی آر ایس بڑی حد تک کامیاب ہوئی ہے. بی آر ایس کا جو مظاہرہ رہا ہے، یقیناً بی آر ایس کے دعووں کے مطابق وہ جو ہے ویسا برابر نہیں رہا. پھر بھی جو سیٹیں بی آر ایس نے جیتی ہیں، جو کارپوریشنز پہ بی آر ایس کا جو امیدواروں کا جو فیصلہ کن موقف ہے، وہ کانگریس کے لیے یقیناً تشویشناک ہے. لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ پارلیمانی حلقہ جات جہاں سے بی جے پی نمائندگی کر رہی ہے، بی جے پی کے نمائندے منتخب ہو کر آئے ہیں، لوک سبھا پر بی جے پی کا جہاں پر قبضہ ہے، وہاں پر بھی بی جے پی پوری طاقت کے ساتھ یا پھر اکا و تنہا میئر بنانے میں یا چیئر پرسن یا وائس چیئر پرسن بنانے کی اہل وہاں پر نہیں ہوئی ہے، ثابت ہوئی ہے اب تک. اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان اضلاعوں میں جہاں سے بی جے پی کے امیدوار لوک سبھا ایم پی منتخب ہو کر آئے ہیں، وہاں پر عوام جو ہے بی جے پی سے ناراض ہے، بی جے پی کے رویے سے ناراض ہے، بی جے پی کے منتخب اراکین پارلیمنٹ سے ناراض ہے. جی بالکل آپ نے صحیح کہا. بہرحال ناظرین، آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک کریم نگر کا سوال ہے، اور جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ اب جو خبریں آ رہی ہیں اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جہاں تک 116 بلدیات کے 2582 وارڈز کا سوال ہے اور 7 کارپوریشن کا سوال ہے، اس میں 1537 وارڈز پر کانگریس نے کامیابی حاصل کی ہے، جبکہ بی آر ایس 781 اور بی جے پی 335 وارڈز پر کامیابی حاصل کی ہے. اور جو ووٹر ٹرن آؤٹ تھا، یعنی 73% سے زائد رائے دہی ہوئی تھی، یہ بہت بڑی بات ہے. لیکن جہاں تک کریم نگر کا سوال ہے، کریم نگر کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ بی جے پی نے 28 نشستوں پر، کانگریس نے 13 نشستوں پر اور بی آر ایس نے 8 نشستوں پر، جبکہ ایم آئی ایم نے 3 اور اے آئی ایف بی نے 2 اور 8 آزاد ارکان نے کامیابی حاصل کی ہے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اب دیکھنا ہے کہ بی جے پی کو یہ کس طرح روکیں گے اور کس طرح ٹوکیں گے. لیکن ایک بات ضرور ہے کہ کانگریس کی جو جیت کا فیصد ہے ان بلدی انتخابات میں بتایا جاتا ہے کہ 63.9% ہے، اور وہ بھی اقتدار حاصل کرنے کے 2 سال بعد کانگریس کی کامیابی جو ہے وہ شاندار کامیابیاں رہی ہیں. لیکن بی آر ایس کی بھی کامیابی کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، جبکہ کے ٹی آر نے الزام عائد کیا کہ سرکاری مشنری اور کانگریس کے کارکنوں کے درمیان گٹھ جوڑ کے نتیجے میں یہ نتائج آئے ہیں. اور اس کے باوجود بھی اب انہوں نے کہا ہے کہ آئندہ کا جو ایکشن پلان ہے یا لائحہ عمل ہے وہ بی آر ایس طے کرے گی، تیار کرے گی، اس کے بعد کانگریس سے مقابلہ کیا جائے گا. لیکن یاد رکھیے ناظرین، جہاں تک بی جے پی کا سوال ہے، بی جے پی فرقہ پرستی کے لیے بدنام ہے، اور جنوبی ریاستوں میں بی جے پی اپنے موجودگی کا احساس دلانے کی پوری کوشش کر رہی ہے. لیکن اسے جنوبی ریاست کے تعلیم یافتہ لوگ اور انسانیت نواز جو عوام ہے، وہ گنگا جمنی تہذیب میں یقین رکھنے والی عوام ہے، وہ ناکام بناتی جا رہی ہے. لیکن جہاں تک جی ایچ ایم سی کا سوال ہے ناظرین، آپ کو بتا دوں کہ جی ایچ ایم سی کو ریونت ریڈی حکومت نے 3 یعنی کارپوریشنز میں تقسیم کر دیا ہے. ایک تو آپ کو بتا دوں کہ جی ایچ ایم سی ہے، اور دوسرا جو کارپوریشن ہے وہ ہے سائبر آباد میونسپل کارپوریشن، اور تیسرا جو ہے ملکاج گری میونسپل کارپوریشن. لیکن ایک بات آپ کو بتا دوں کہ کانگریس اور بی آر ایس میں کیا فرق ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں. کانگریس آپ دیکھیے کہ بی جے پی کی طاقت کو روکنے میں کانگریس ایسا لگتا ہے کہ بالکل ناکام رہی ہے. خاص طور پر آپ دیکھیں گے ملکاج گری جہاں پر پارلیمنٹ میں نمائندگی ہمارے چیف منسٹر ریونت ریڈی کیا کرتے تھے، آپ کو بتا دوں کہ وہاں پر بی جے پی امیدوار نے کامیابی حاصل کی. اور بی آر ایس کے دور اقتدار میں آپ دیکھیں گے کہ 2 مرتبہ بھی بی آر ایس نے کامیابی حاصل کی، یعنی تلنگانہ کی تشکیل کے بعد. تو اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ کس طرح وہاں پر بی جے پی کو بی آر ایس نے، کے سی آر نے بڑھنے نہیں دیا، اور ایک امیدوار ارکان پارلیمنٹ ہوا کرتا تھا یا پھر ایک رکن اسمبلی ہوا کرتا تھا. پھر اس کے بعد ان کی تعداد 4 ہوئی، یعنی ارکان پارلیمنٹ کی تعداد 4 ہوئی، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ کیسے یہ 4 کی تعداد بڑھ کر 8 ہو گئی کانگریس کے دور میں. تو اس کا مطلب ہے کہ کے سی آر اور کے
KTR, हरीश राव और BRS बीजेपी को बड़ी आसानी से रोक सकते थे, लेकिन कांग्रेस रोक नहीं पा रही है। कांग्रेस को इसका मुहासेबा करना चाहिए, खास तौर पर करीमनगर में और निजामाबाद में जिस अंदाज में बीजेपी कायद ने गुंडागर्दी की, तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या कांग्रेस हुकूमत में रहते हुए सो रही थी? यकीनन कांग्रेस हुकूमत में रहते हुए सो रही थी, ये बहुत बड़ा सवाल अरे है। भाई, आप रुकने पार्लियामेंट जो निजामाबाद का है बीजेपी का, वो पुलिस अहदेदारों को गाली देता हुआ उसके वीडियो फुटेज जैसा आए हैं जी। धर्मपुरी अरविंद की आप बात करें, जी। धर्मपुरी अरविंद, हालांकि धर्मपुरी अरविंद के अगर रगों में अगर जांच करें तो खून कांग्रेस का ही जी हाँ, निकलता। बिल्कुल आपने सही कहा। क्योंकि डी श्रीनिवास जो है वो कांग्रेस के सदर रहे, कांग्रेस की खरबत की वजह से ही उन्हें BRS में मौका फराहम किया गया था। यकीनन बहुत ही अहम सवालात, अहम नुक्ते की तरफ रियाज साहब आपने इशारा किया है। हम बारहा कह रहे हैं कि किस तरह कांग्रेस के दौरे हुकूमत में तेलंगाना में जो है फ़िरका परस्त ताकतों को मौक़े फराहम किए जा रहे हैं। हालिया दिनों में हैदराबाद बालापुर में एक धर्म रक्षा सभा मुनक़िद हुई थी, रियाज साहब आपको याद होगा। तो इस तरीके के बहुत सारे वाक़यात, ख़ास तौर पर शुमाली तेलंगाना में जहाँ पर BJP के अरकान पार्लियामेंट मुंतखब होकर आए हैं, वहाँ पर जहर फैलाने का काम तेज़ी के साथ किया जा रहा है। एक रुकने पार्लियामेंट हुआ करता था एक अरसे दराज तक, एक तवील अरसे तक तेलंगाना और आंध्रा, मुत्तहिदा आंध्रा की तारीख में भी अगर देखें तो तेलंगाना रीजन में बड़ी मुश्किल से 1 या 2 रुकने पार्लियामेंट जो है वो मुंतखब होकर आया करते थे, और महदूद शहर के मखसूस जो इलाके हैं असम्बली हल्के जाते हैं, वहीं से BJP के अरकान असम्बली मुंतखब होते थे। मगर हमने देखा है कि 2014 के बाद ये जो है वो 4 अरकान पार्लियामेंट हो गए, वो 4 से फिर 2024 के इंतखाबात में 4 से वो 8 हो गए। तो ये बड़ी तशवीश की बात है। काबिल अफसोस है अगर कांग्रेस नरम रवैया, नरम गोशा रखती है कि वह आपस की मुखालिफत जो होती है BRS को अगर तेलंगाना से में दफन करने के लिए या उसको ख़त्म करने की नीयत से अगर BJP को मौका फराहम कर रही है कांग्रेस, जिस तरीके से माहिरीन सियासत ये कहते हैं, मुबस्सिरीन का ये कहना होता है कि ये कहा जा रहा है मुबस्सिरीन की जानिब से कि BRS को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने के लिए दूसरे फरीक के तौर पर BJP को प्रमोट तेलंगाना में करने का काम किया जा रहा है। ये इंतहाई ख़तरनाक साबित होगा एक जमहूरी और सेक्युलर रियासत के लिए, तेलंगाना के लिए ये यकीनन नुकसानदेह होगा। रियासत साहब, एक दिलचस्प बात ये भी रही है बल्दी इंतखाबात में जिस तरीके के आदाद शुमार इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी किए गए हैं, 2995 सीटों में से जो है ख़वातीन 1638 की तादाद में ख़वातीन जीते हैं, और फिर मर्द जो हैं 1356 मर्द इलेक्शन में जीते हैं। तो मतलब 50% से ज़्यादा जो ख़वातीन को इस मरतबा मौका मिला है बल्दिया में। और फिर देखिए SC के जो उम्मीदवार जीते हैं वो 553 हैं और ST के 219 उम्मीदवार हैं। अफसोस की बात यह है कि माइनॉरिटीज़ उम्मीदवार का इसमें कहीं पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई जिक्र नहीं किया गया है। ये काबिल अफसोस है। अक़लियती कायदीन को भी खातिर खा अंदाज में अगर सियासी जमातें अपना उम्मीदवार बनाती तो मुमकिन था कि अक़लियतों का भी जो है जिक्र इलेक्शन कमीशन कर देता। जी 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 जी। बहरहाल आपको बता दूं कि जहाँ तक इन इंतखाबात का सवाल है, बल्दी इंतखाबात का सवाल है, हमने अब तफसीलात भी पेश किए हैं। अब देखना ये है कि आगे लाहे अमल क्या होता है, क्या एक्शन प्लान तैयार कांग्रेस करती है। निज़ामाबाद और करीमनगर के ताल्लुक से ये बहुत अहम बात है और बहुत अहम सवाल है। वैसे भी शाम तक तस्वीर, वाज़ेह तस्वीर सामने आ जाएगी। नाज़रीन, एक और ख़बर की जानिब हम आपको लिए चलते हैं। इस खबर का ताल्लुक खेलों से है। आपको बता दूँ खेल जो है मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान जो सिफारती ताल्लुकात हैं उसे या सकाफ़ती ताल्लुकात हैं उसे बहुत ज़्यादा मजबूत मुस्तहकम बनाते हैं, और जो अदावत का माहौल पाया जाता है उसे छांटते हैं, उसे दूर करने में अहम किरदार अदा करते हैं। तो लेकिन अगर आप खेल को सियासत में तब्दील कर देंगे या खेल के नाम पर सियासत करेंगे या पॉलिटिसाइज करेंगे तो समझिए कि बहुत ही ख़तरनाक बदबख्ती होगी, बदखिदमती होगी खेलों की। नाज़रीन, हम आपको लिए चलते हैं यानी T20 वर्ल्ड कप की तरफ, और आपको बताते हैं कि किस तरह एक बहुत बड़ा सेटअप हो गया था कल। यानी अगर
अगर आप साबिक जो वर्ल्ड चैंपियन है ऑस्ट्रेलिया को जिम्बाब्वे ने बहुत ही गैर मामूली अंदाज में शिकस्त दी है, तो आप अंदाज़ा कीजिए कि कितनी बड़ी बात है। जिम्बाब्वे ने आपको बता दूं कि 169 पहले बैटिंग करते हुए बनाए और ऑस्ट्रेलिया को दूसरे मर्द यानी सेकंड ऑस्ट्रेलिया ने बाद में बैटिंग की और उसके तमाम खिलाड़ी 146 रन बनाकर आउट हो गए। ये कोई मामूली बात नहीं है और जिम्बाब्वे की कामयाबी मैं समझता हूं कि वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा दिलचस्प मैच है। इसके अलावा नेपाल और इंग्लैंड के दरमियान जो मैच खेला गया वो भी दिलचस्प मैच करार दिया जा रहा है। लेकिन आपको बता दूं कि अमेरिका ने नीदरलैंड को जिस अंदाज में हराया वो भी एक अहम मैच रहा है, क्योंकि पिछले 3 मैचेस नीदरलैंड ने जीते थे और उसके बाद अमेरिका ने T20 वर्ल्ड कप में उसका बदला ले लिया है। और वैसे भी आपको बता दूं कि अमेरिका ने पिछले वर्ल्ड कप में उस वक्त सबको हैरान और परेशान कर दिया था जब पाकिस्तान को उसने शिकस्त से 2-4 किया था। तो बहरहाल ये खबर तो नहीं है, मैं समझता हूं सबसे बड़ी खबर ये है कि कल कोलंबो में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान T20 वर्ल्ड कप मैच खेला जाएगा। और इसके बारे में कहा जा रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के जो सरबराह हैं और वजीर दाखिला है मोहसिन नकवी वो कोलंबो जाएंगे और साथ ही आप देखेंगे कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के जो सरबराह हैं जय शाह जो अमित शाह के बेटे हैं, और जय शाह के बारे में कहा जाता है कि क्रिकेट से उनका कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन क्रिकेट की सबसे बड़ी बॉडी इंटरनेशनल लेवल की सबसे बड़ी बॉडी के वो सरबराह हैं, तो वो भी उस मैच का मुशाहिदा करने के लिए कोलंबो जाएंगे। लेकिन एक बात जरूर है, पाकिस्तान को नाज है अपने स्पिनर्स पर, लेकिन हिंदुस्तान को नाज है अपने बैटर्स पर। अब देखना है कि पाकिस्तानी स्पिनर्स कामयाब होते हैं या हिंदुस्तानी बैटर्स कामयाब होते हैं, वो एक अहम सवाल है। लेकिन एक बात है कि अगर कुदरत चाहे तो समझिए कि वहां बारिश भी बहुत हो सकती है। इस तरह की पेशकश की जा रही है, क्योंकि कोलंबो जो है वो साहिली इलाके में वहाँ पर वो साहिली इलाका है, कोस्टल इलाका उसको कोलंबो को कहा जाता है। कोलंबो में आए दिन इस तरीके की बारिश का जो है पेशकियासियाँ मुसलसिल होती है। वक्फे से वहाँ पर बारिश का एक रिकॉर्ड भी रहा है कोलंबो में। माजी में के भी मैचेस को अगर आप देखें तो माजी के खेलों में भी जो है इस तरीके का जो बारिश वगैरह वहाँ पर हुई है उसकी वजह कोस्टल इलाका साहिली इलाका होने की वजह से है। और आपने ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे का जो सेटबैक की बात कही है वो यकीनन बहुत ही बड़ा सेटबैक रहा और ऑस्ट्रेलिया के लिए यकीनन ये जो मैच का जो हारना है वो आने वाले दिनों में उसके जो आगे के मैचेस है उस पर उसका जरूर यकीनन असर पड़ेगा। और कल का मैच जो है रियाज साहब मैं समझता हूँ कि सेंट्रल साउथ एशिया की क्रिकेट का सबसे बड़ा और सबसे अहम मैच समझा जाता है उसको। इसीलिए दोनों मुमालिक की जानिब से एड़ी चोटी का जोर लगाया गया कि मैच के मनसूख हो और उसके वेन्यू तब्दील किए गए, हालात बनाए गए। इस मामले में इस मैच को यकीनी बनाने में हम श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के भी जो मुज़ाकिरात हैं वो मुसलसिल मुशावरात है उसको हम बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ICC हो या फिर BCCI हो। और उसके चेयरमैन के मुताल्लिक आपने कहा है अगर किसी पावरफुल सियासतदान का बेटा होना हिंदुस्तान में उसके लिए वही काफ़ी है, वो कुछ भी बन सकता है। वो किसी कहीं पर इस मुल्क में किसी बड़े साइंसी टेक्नोलॉजी या तजुर्बेगाह जो होती है जहाँ पर तजुर्बात किए जाते हैं वहाँ उसका भी सरबराह बना दिया जा सकता है उसको। बड़े न्यूक्लियर अगर कोई प्लांट है वहाँ पर कुछ तजुर्बात हो रहे हैं तो उसकी भी निगरानी की उसको मुख्तस कर दी जाते बशर्ते कि वो किसी पावरफुल सियासतदान का बेटा अगर है। तो उसी तरीके से जय शाह भी जो है अब फिलहाल मुल्क के ताकतवर सियासतदानों में से एक सियासतदान अमित शाह जिसको कहते हैं और बीजेपी उन्हें जो है सियासत का चाणक्य भी कहती है। तो वो उनके फर्जंद है। उन्होंने बड़ी कोशिश की ICC चेयरमैन के हैसियत से मोहसिन नकवी से राब्ते हुए बातचीत हुई, मुलाकातें हुई। उसके बाद फैसले पर एक पाकिस्तानी बोर्ड जो 15 फरवरी के मैच से दस्तबरदारी का जिसने ऐलान किया था उस ऐलान को वापस लेने का फैसला मोहसिन नकवी ने किया था। देखिए क्रिकेट को क्रिकेट की तरह अगर खेल ले ये आपसी मुल्क के सिफारती ताल्लुकात की बुनियाद पर अगर उसको ना देखें तो ये क्रिकेट बहुत बड़ा मैदान है। और हम देख रहे हैं रियाज साहब सबसे बड़ी फैक्ट्री अगर कहीं पे क्रिकेटर्स को तैयार करने की तो वह हिंदुस्तान होती है और यहाँ पर मायनाज खिलाड़ी निकल कर आते। देखिए सिराज को टेस्ट फॉर्मेट का मुकर्रर देते हुए बिठा दिया गया था। जब सिराज को T20 में लाया तो सिराज ने अपने जलवे दिखाए, पहले मैच जिताया उन्होंने, अपने जलवे दिखाए और जो वो 30 रन के इवज जो 4 विकेट 3 विकेट जो उनका जो वो परफॉर्मेंस रहा वो माइनस परफॉर्मेंस रहा। और हिंदुस्तान खास तौर पर बल्लेबाजी में
बैटिंग में अगर हम बात करेंगे तो मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान के उतना बड़ा बैटिंग लाइनअप, जो इतना बड़ा और उतना मजबूत बैटिंग लाइनअप अब किसी टीम में किसी के पास नहीं है। अब तो हालांकि जो दिग्गज खिलाड़ी हैं हमारे, जैसा कि विराट कोहली हो, रोहित शर्मा हो, ये जो नहीं खेल रहे हैं, ये इसमें नहीं है, स्क्वाड में नहीं है ये। अगर ये हो जाते तो फिर पाकिस्तान की खैर नहीं थी और फिर पाकिस्तान खौफजदा होता है, खास तौर पर विराट की बैटिंग से जो है वो बड़े परेशान रहते हैं। तो ये शायद अब कल का जो मुकाबला होगा बड़ा दिलचस्प मुकाबला होगा और हम देखेंगे यकीनन। देखिए, जिसके मुकद्दर में ऊपर वाले ने जीत लिख दी है वो जीतेगा, लेकिन यहाँ पर ये हम ये कह सकते हैं कि जो अच्छा खेलेगा वो जीत उसका मुकद्दर बनेगी। बिल्कुल, आप जो वो यानी जो जीता वही सिकंदर होगा, जो अच्छा खेलेगा जीत उसका मुकद्दर बनेगी। आपको बताता हूँ कि जहाँ तक क्रिकेट का सवाल है, क्रिकेट को मोहब्बत का जरिया बनाना चाहिए, आपसी ताल्लुकात को इस्तेवार करने का जरिया बनाना चाहिए। हिंदुस्तान हो या पाकिस्तान हो, यकीन मानिए कि या बांग्लादेश हो, हालिया अरसे के दौरान देखेंगे कि हिंदुस्तान के ताल्लुकात पाकिस्तान के साथ किस कदर कशीदा हो गए। हद तो यह है कि हिंदुस्तान ने पानी भी बंद कर दिया है और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि बांग्लादेश और हिंदुस्तान के ताल्लुकात भी बहुत ज़्यादा यानी तल्ख रुख इख्तियार कर चुके हैं, खास तौर पर फिरका परस्त दरिंदों की वजह से, कम्युनल फोर्सेस की वजह से। इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप आईपीएल में बैरूनी खिलाड़ियों को देखेंगे तो 49 खिलाड़ी खेल रहे हैं, जिसमें एक खिलाड़ी अगर मुस्तफिजुर रहमान बांग्लादेश होते हैं तो आप देखेंगे कि बांग्लादेश में जो हालात हुए हैं, जो वाक़यात पेश आए, वहां पर 3 गैर मुस्लिमों को हुजूमी तशद्दुद में मार दिया गया और हिंदुस्तान में 5 मुसलमान बेकसूर शहरियों को, हिंदुस्तान के शहरियों को हुजूमी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। लेकिन आप अंदाजा कर सकते हैं कि फिरका परस्त दरिंदों के दबाव में हुकूमत काम कर रही है। ये बता दिए है हुकूमत ने, ये बता दिया है क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने यानी बीसीसीआई ने, क्योंकि आईपीएल में मुस्तफिजुर रहमान को निकालने का जो हुक्म बीसीसीआई ने दिया, उसके बाद कोलकाता नाइट राइडर्स ने आईपीएल से मुस्तफिजुर रहमान को रुखसत कर दिया। हालांकि 9 करोड़ से ज़ायद रुपए में उनकी बोली लगाई गई थी। तो कहने का मतलब ये है कि आप खेल को खेल ही रहने दे, प्यार को प्यार ही रहने दे, ये नफरत का जरिया ना बनाएं, ये फिर सियासत का जरिया ना बनाएं, बल्कि खेल जो होते हैं, स्पोर्ट में जो स्पिरिट होती है उसको फरोग देना आपका फर्ज बनता है। बहरहाल हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो मैच होने जा रहा है इसमें कोई शक नहीं है, जैसे इस्माइल ज़बीउल्लाह ने भी कहा कि पाकिस्तानी टीम हिंदुस्तान की बनिस्बत बहुत ज्यादा कमजोर दिखाई देती है, लेकिन याद रखिए कि जो अच्छा खेलता है वो कामयाब होता है। जैसा कि ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड चैंपियन कई मरतबा रह चुकी है, उसे जिम्बाब्वे ने शिकस्त दी है और आपको बता दूं कि अमेरिका ने नीदरलैंड को हराया है और अफगानिस्तान की टीम ने आप देखेंगे कि किस तरह 2 सुपर ओवर्स खेलने पड़े साउथ अफ्रीका को, तब कहीं जाकर साउथ अफ्रीका को सेकेंड सुपर ओवर में कामयाबी मिली है। तो इस कदर दिलचस्प मैच हो रहे हैं। हद तो यह है कि नेपाल ने इंग्लैंड के उस शिकस्त से 2-4 के करने के करीब कर दिया था और यह हालत क्रिकेट की होती है, जो अच्छा खेलता है वो कामयाब होता है। और खेल में यह नहीं कहा जा सकता कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, कभी भी पांसा पलट सकता है और हो सकता है कि पाकिस्तान के पास 4 स्पिनर्स हो, लेकिन हिंदुस्तान की बैटिंग लाइन जो है वो इंतहाई मजबूत है और एक किले की तरह है और आपको बता दूं कि यह किला जो है वो जरूर कामयाबी हासिल करेगा। लेकिन याद रखिए, अगर हिंदुस्तान जीतता है तो वो भी क्रिकेट की कामयाबी है, अगर पाकिस्तान को कामयाबी मिलती है तो वो भी क्रिकेट की कामयाबी होगी, खेल की कामयाबी होगी, यकीनन खेल की कामयाबी होगी। अब जैसा कि आपने कहा, ये सबसे बड़ा अपसेट हो गया जिम्बाब्वे के लिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए, माफ करना, वर्ल्ड T20 का सबसे बड़ा अपसेट इसको हम ये कह सकते हैं कि जिम्बाब्वे से ऑस्ट्रेलिया की शिकस्त। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट की बड़ी टीमों में ऑस्ट्रेलिया का शुमार होता है, मगर आप देखिए किस तरीके से गेंदबाज जो है, उसके जिम्बाब्वे के गेंदबाज जो है मुजारा बानी, उन्होंने तबाह कर दिया ऑस्ट्रेलिया को। 4 विकेट लिए, 17 रन देकर 4 ओवर में। हालांकि बैटर्स ने भी अच्छा काम किया है, लेकिन ये इसकी गेंदबाजी, उसको मैन ऑफ द मैच दिया गया वो नौजवान को, मुजारा बानी को मैन ऑफ द मैच दिया गया। वो नौजवान ने बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की। यकीनन हम कह रहे हैं कि जिस तरीके से गेंदबाजी होती है, जिस तरीके से खेल का मुजाहरा होता है, क्रिकेट के 3 फॉर्मेट बहुत अहम होते हैं, एक बल्लेबाजी, एक गेंदबाजी, तीसरा फील्डिंग। अगर तीनों फॉर्मेट में, अगर तीनों इस शोबों में अगर टीम परफेक्ट होती है, जिस तरीके की अब इंडियन टीम है, गेंदबाजी भी बहुत मायनाज है, बल्लेबाजी तो कोई रिकॉर्ड नहीं है, और फील्डिंग का जहां तक ताल्लुक है, कुछ नौजवान लड़कों को लिया गया है जो उमूमन तौर पर जो मतलब सटपटाए जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, एकदम जो सूरत हाल उनके तजुर्बा ना होने की वजह से, जी तजुर्बा नहीं होने की वजह से, तो वो उस तरीके का अगर कुछ कहीं पर गलती होती है, फील्डिंग में गलती होती है तो मैच हार जाएंगे।
گیند بازی میں اگر کمزور گیند بازی کی جاتی ہے تو میچ ہار جائیں گے، اگر بلے بازی اگر کمزور کوئی ٹیم کرتی ہے تو یقیناً میچ ہار جائے گی. اچھا جو کھیلے گا وہ میچ جیتے گا. کرکٹ کو کرکٹ کی طرح رہنے دیں. کرکٹ کو نہ مذہب سے جوڑے نہ ملک سے جوڑے، کرکٹ کو محبت سے جوڑے. یہ محبت کا کھیل ہے، محبت کا پیغام عام کرنے والا کھیل ہے. اور بہلا یقین مانیے تعصب، جانبداری اور ناانصافی جہاں پر ہوتی ہے تو تباہی بربادی آتی ہے. سراج کو بٹھایا گیا تھا لیکن آپ نے دیکھا کہ قدرت نے کیا کیا، سراج کو دوبارہ مدعو کرنا پڑا اور سراج نے پہلے میچ میں زبردست کامیابی دلائی. ویسے بھی ناظرین جہاں تک محنت کا سوال ہے، یقین مانیے کہ کرکٹ میں محنت کی ضرورت ہوتی ہے اور محنت کبھی رائے گاہ نہیں جاتی اور صبر کا جب پھل ہوتا ہے وہ میٹھا ہوتا ہے، یہ سب جانتے ہیں. تو بہرحال 1983 میں جب ہندوستان نے ورلڈ چیمپئن بنا، ہندوستان نے ورلڈ کپ جیتا تھا کپل دیو کی قیادت میں، اس وقت مجتبیٰ حسین کرمانی وکٹ کیپر کی حیثیت سے شاندار مظاہرہ کیا تھا اور امرناتھ نے آپ دیکھیں گے کہ مین آف دی میچ رہے تھے، انہوں نے بھی شاندار مظاہرہ کیا تھا. تو کہنے کا مطلب ہے کہ اس وقت یہ سمجھا جا رہا تھا کہ ہندوستانی ٹیم آگے بڑھ کوارٹر فائنل تک بھی پہنچ پائے گی یا نہیں پائے گی. لیکن آپ کو بتا دوں کہ عزم و حوصلے اور خاص طور پر کپل دیو نے زمبابوے کے خلاف 172 رن کی جو اننگز کھیلی تھی وہ یادگار رہی ہے. آل راؤنڈر انہوں نے مظاہرہ کیا تھا اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ہندوستان ورلڈ چیمپئن بنتا ہے. 1983 میں اندرا گاندھی ان کی بہت زیادہ حوصلہ افزائی کرتی ہے اور آج دیکھیں گے کہ وہی بنیاد جو پڑی تھی، آج ہندوستان ورلڈ چیمپئن ہے. چاہے T20 ورلڈ کپ کا ہو یا پھر آپ دیکھیں گے کہ ون ڈے ورلڈ کپ کا ہو، ہندوستان ورلڈ چیمپئن ہے. اور حد تو یہ ہے کہ جو جیسا کہ سید اسماعیل ذبیح اللہ نے کہا کہ کرکٹ کے 3 فارمیٹ ہے، ایک تو ٹیسٹ کرکٹ ہے، دوسرا آپ کو بتا دوں ون ڈے انٹرنیشنل ہے اور جو 50 اوورز کا ہوتا ہے، اور تیسرا جو ہے T20 ہے یعنی 20 اوورز کا جو میچ ہوتا ہے. لیکن اب آپ کو بتا دوں کہ ایک فارمیٹ اور آنے والا ہے، 10 اوور کا وہ کھیلا جائے گا. اب دیکھنا ہے کہ کرکٹ کس قدر تیز ہو گئی ہے. 5 دن تک لوگ انتظار نہیں کر رہے ہیں تو سوچا گیا کیوں نہ 50 اوور کا میچ کھیلا جائے ون ڈے انٹرنیشنل. اب آپ دیکھیں گے کہ اس کی اہمیت اب مسلمہ ہے، لیکن T20 نے ورلڈ نے جس انداز میں مقبولیت حاصل کی ہے، یہاں پر ایسا لگتا ہے کہ ظہیر عباس کو اس وقت کہا جاتا رنوں کی مشین ہے. اب ہمارے پاس ہندوستان میں ایسی کئی مشینز ہے، کئی مشین ہے یقین مانیے، جس میں ایک مائناز مشین وراٹ کوہلی ہے اور اس کے بعد وہ اچھے انسان بھی ہے جو بہترین ہے، شبھم گل ہے. یہ ایسے نوجوان ہیں جو یہ رنوں کی مشین ہم ان کو کہہ سکتے ہیں. انڈین کرکٹ کا بہترین مائناز بلے باز اگر سچن ٹینڈولکر کی اگر ہم بات کریں، یہ ایسے بہت سارے کھلاڑی ہیں جنہوں نے مادر وطن کے لیے کھیلا اور مادر وطن کا نام روشن کیا اور اپنا کیریئر بھی سنوارا. اور ملک کے نوجوانوں کو جو کرکٹ میں اپنا قسمت آزمانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے لیے ایک راہ تیار کی، ان کے لیے ایک راستہ ہموار کیا. اگر اس راستے پر چل کر محنت اور مشقت کے ساتھ کسی بھی شعبے میں اگر آپ آگے بڑھتے ہیں تو یقیناً کامیابی آپ کے قدم چومے گی. جیسا کہ ریاض صاحب نے کہا رنوں کی مشین کی بات، رنوں کی مشین ہندوستان کے بعد بہت ساری رنوں کی مشینیں موجود ہیں جو وہ کریز پر اترتی ہیں خراب سے خراب حالات میں بھی. اگر وہ کریز پہ اگر کھڑے ہوئے رہتے ہیں، آخری لمحوں تک اگر میچ جاتا ہے اور وہ ہندوستان کا ہمارا جو ٹاپ آرڈر جس کو کہتے ہیں، وہ ٹاپ آرڈر اگر برقرار ہے، بہت ہی کم گیندیں اور بہت زیادہ رن بنانے ہیں، تب بھی ملک کی عوام کو اس بات کا یقین رہتا ہے کہ کریز پر پچ پر وراٹ کھڑا ہوا ہے، روہت کھڑا ہوا ہے، شبھم گل کھڑا ہوا ہے، یقیناً انڈیا میچ جیتے گا. بالکل آپ نے صحیح کہا. ویسے ناظرین آپ کو بتا دوں کہ کرکٹ میں کسی کو بھی کمتر نہیں سمجھنا چاہیے. کھیل ہے، کوئی سا بھی کھیل ہو، اس میں کسی کو بھی کمتر نہیں سمجھنا چاہیے. مثال کے طور پر آپ کو بتا دوں کہ متحدہ عرب امارات کی ٹیم ہے، زبردست ٹیم ہے، لیکن اسے نقصان پہنچ رہا ہے. وہاں پر کیا ہو رہا ہے دیکھیے آپ، تنازعہ پیدا ہو جاتا ہے. ہم ہندوستان کے ہیں، تم پاکستان کے ہو. جو انڈیا پاکستان کے جو کھلاڑی ہیں متحدہ عرب امارات کی ٹیم میں، ایسے شاندار کھلاڑی ہیں، وہ ان کی زبردست یعنی بالنگ میں بیٹنگ میں شاندار وہ مظاہرہ کرتے ہیں، لیکن ان کے پاس تجربہ نہیں ہے. اور دوسری بات ان کی کمزوری یہ ہے کہ انڈیا پاکستان میں یہ تقسیم ہو جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ متحدہ عرب امارات کی ٹیم میں ہندوستانی اور پاکستانی کھلاڑیوں کو شامل ہی نہیں کیا جانا چاہیے، جبکہ بنگلہ دیشی ہے، سری لنکن ٹیم ہے، نیپال کی ٹیم ہے. یقین مانیے وہاں کے کھلاڑیوں کو لینا چاہیے تاکہ وہ ایک دیکھیں کہ ہمارا جیت کا جو نشانہ ہوگا وہ متحدہ عرب امارات کی کامیابی ہوگی. ہم ہندوستانی تم پاکستانی اس طرح کی اگر حرکتیں کرتے رہیں گے تو متحدہ عرب امارات کی ٹیم کو اور کرکٹ کو بہت زیادہ نقصان پہنچے گا. اور اگر متحدہ عرب امارات کی ٹیم کے جو ذمہ دار ہیں کرکٹ ٹیم کے، وہ اس نقطے پر غور کریں گے تو اپنی ٹیم کو ذلت سے بچا سکتے ہیں، شرمناک شکستوں سے بچا سکتے ہیں. کیونکہ آپس میں اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ بھئی ایک تھرڈ کنٹری ہے، وہ ایک تیسرا ملک ہے، ہم ہندوستانی ہیں، ہندوستانیوں کی زیادہ اکثریت ہونی چاہیے، ہم پاکستانی ہیں، ہم پاکستانی کھلاڑیوں کو زیادہ لائیں گے، یہ نہیں ہونا چاہیے. سری لنکا ہے، بنگلہ دیش ہے، نیپال ہے،
है, आप उनके खिलाड़ियों को लीजिए। ये दो, हाँ यकीनन ये आपने बहुत ही एक अच्छा नुक्ता, जिस मुल्क के लिए आप खेल रहे हैं उस मुल्क की जीत की अहमियत हाँ, आपके तुम पास होनी पाकिस्तानी, चाहिए। मैं इंडियन। या आप अगर मुत्तहदा अरब अमारात की टीम में कह रहे हैं कि खेल रहे हैं, खा वो हिंदुस्तानी शहरी हो या पाकिस्तानी शहरी हो, लेकिन वो जब तक खेलता रहेगा वो मुत्तहदा अरब अमारात की टीम का खिलाड़ी रहेगा। जी हाँ, अगर वो टीम का खिलाड़ी अगर वो है, उसके बावजूद भी वो अगर अपने मुल्क की वो बात कर रहा है तो वो अफसोसनाक बात है, क्योंकि मुत्तहदा अरब अमारात ने उन खिलाड़ियों पर बहुत सारा सरमाया लगाया है, उन्हें तैयार किया और तैयार करके इस काबिल बनाया है कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट का हिस्सा बने। उसके बावजूद भी अगर आप, वही तो हम कह रहे हैं रियाज साहब, ये सियासी जमातों का खेल है, ये सियासतदानों का खेल है। सियासतदानों का खेल जो है, ये गंदा जो होता है। हकीकी खेल में जो इसको मुलविस कर किया जा रहा है वो काबिल अफसोस है। वो मुल्क के लिए आप खेल रहे हैं तो उसी मुल्क के खिलाड़ी बनकर अगर आप खेलते हैं तो इत्तेहाद होगा, इत्तेहाद होगा तो फिर कामयाबी भी है, कामयाबियां भी जो है आपके पीछे वो इत्तेहाद के जरिए से आपको मिलती रहेंगी। बिल्कुल आपने सही कहा। बहरहाल नाज़रीन, एक और खबर की जानिब लिए चलते हैं और आपको बता दूं कि एप्स्टीन फाइल्स में आया है। और एप्स्टीन फाइल्स कौन है, जेफरी एप्स्टीन कौन है, ये भी आप अच्छी तरह जानते हैं। उसके किससे ताल्लुकात हैं ये भी अच्छी तरह जानते हैं। उसने किस तरह कमसिन लड़कियों का जिनसी इस्तेसाल किया ये भी आपको अच्छी तरह मालूम है। लेकिन कई ऐसे राज है जो आहिस्ता आहिस्ता पर्दा उनका फाश हो रहा है। मिसाल के तौर पर यह कहा जा रहा है कि एप्स्टीन यानी 12 साल, 14 साल, 16 साल के लड़कियों को यानी सप्लाई करता। और आपको ये अंदाज़ा कीजिए, जो अशराफिया कहा जाता है, जो एलिट क्लास कहा जाता है, और जो डिप्लोमेट्स होते हैं, जो मुख्तलिफ ममालिक के वज़रा होते हैं, हुक्मरान होते हैं, उनसे इसकी अच्छी दोस्ती थी। यानी ये दलाल है, जिनसी जराइम का मुसल्लिमा मुजरिम था और इसकी मौत भी थी मुश्तबा हालत में, और कहा जाता है कि उसने खुदकुशी कर ली थी। और आपको ये बता दूं कि इस दलाल से जो ताल्लुकात हैं, हिंदुस्तान के 6 लोगों के नाम लिए गए, जिसमें वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का भी नाम शामिल है। और कहा गया कि उस दलाल के मशवरे पर, यानी लड़कियों को सप्लाई करने वाले या लड़कियों का जो सप्लायर था, उसके मशवरे पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इसराइल का दौरा किया। लेकिन हुकूमत हिंद ने उसकी सख्ती से तरदीद की और कहा कि वज़ीर आज़म ने कभी भी उसके मशवरा पर अमल नहीं किया। अनिल अंबानी के साथ क्या हुआ, मेल्स में पूरा मौजूद है। अनिल अंबानी को किस किस की पेशकश की गई और किस मुल्क के लड़की को पेश किया गया, ये भी उसकी तफसीलात मौजूद है। और आपको ये भी बता दूं कि इस कदर गंदा माहौल वहाँ पर, और आपको ये भी बता दूं कि वहाँ दज्जाल की पूजा की जाती थी, वहाँ पर शैतान की पूजा होती थी उस मेंशन में। और एक बेशरम ने तो काबतुल्लाह के खिलाफ भी उसको पेश कर दिए। कितनी शर्म की बात है। और ये कहते हुए पेश किया कि इससे जादू नहीं होगा। अरे वहाँ पर क्या काम हो रहा है ये तो उसे देखना चाहिए था। वहाँ पर किस तरह लड़कियों का इस्तेसाल किया जा रहा था ये उसे देखना चाहिए था। और आपको यही बता दूं कि ये कहा जाता था टेक्स्ट, आप सिर्फ सेक्सुअल में टेक्स्ट भेजिए, आपको $200 $300 दिए जाएंगे। तो ये जो छोटी लड़कियां होती थी, स्कूल जाने वाली लड़कियां, वो टेक्स्ट भेजती कोई यतीम और यसीर लड़कियां होती, कोई आप देखिए गरीब लड़कियां होती, और जवान लड़कियां यानी 12 साल, 14 साल, 16 साल, 18 साल, वो टेक्स्ट भेजती और उनके अकाउंट में ऑनलाइन $200 $300 मुंतकिल कर दिए जाते। फिर आपको बता दूं कि बाद मजबूर लड़कियां फंस जाती तो उनसे कहा जाता कि तुमको लाना चाहिए लड़कियों को और तुम्हें इसका कमीशन दिया जाएगा। और यह कहा जाता था कि आप मसाज करना है, मसाज करने पर आपको $200 $300 दिए जाएंगे। एक लड़की ने बताया कि मुझे मसाज करने के नाम पर बुलाया गया। उस वक्त एप्स्टीन जो है बुरहाना था, सिर्फ उसने टॉवल अपने लिपेटे हुआ था। उस लड़की के साथ उसने वो किया जो नहीं करना चाहिए था, नैने दरिंदगी का मुजाहरा किया। वो लड़की उस जाल में फंस गई और उससे कहा गया कि तुम दूसरे लड़कियों को लाओ। तो बहरहाल ये शरीफों के कपड़े उतारने वाला एप्स्टीन, अब अंदाजा कीजिए कि उसके बारे में कहा जा रहा है, उस दलाल के बारे में, जो एक मैथ्स का मामूली टीचर था, वो मैथ्स टीचर से वो फाइनेंशियल एडवाइजर बन गया, फिर उसके बाद दलाल बना और उससे बड़े बड़े ताल्लुकात उसने कायम किए। और ट्रंप, क्लिंटन और आप देखेंगे कि बिल गेट्स कई उसके दोस्तों में शामिल थे। लेकिन एक बात जरूर है कि ये कहा गया कि उसने खुदकुशी की थी, लेकिन अब एक डॉक्टर का कहना है कि उसका गला दबाकर कत्ल किया गया था। जेफरी एप्स्टीन का आपने तस्करा किया है। दुनिया का सबसे बदकिरदार शख्स अगर कोई हो सकता है तो वो जेफरी एप्स्टीन है। यहाँ तक कि रियाज साहब आपने एक चीज़ का तस्करा करना अपने उसमें तबसरे में भूल गए आप
ये लोग इंसानों का गोश्त भी खाया जी करते जी थे। जी, इंसानों का गोश्त खाते थे और इंसानों का खून यानी इंसानों के कबाब। जी ये तो खाते थे। ये मुसलसिल इनका आदत थी, इनका वतीरा था। बहुत सारे वीडियोस जो है दिल दहला देने वाले वीडियोस जो है एप्स्टीन, जेफरी एप्स्टीन फाइल्स के हवाले से सोशल मीडिया पर गश्त कर रहे हैं, जिनको देखकर आंख पर रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। मासूम मासूम 5 से 6 साल के बच्चों और बच्चियों का जिनसे इस्तेहसाल करते हुए वीडियोस जो है वो मंजर आम पर आया। निहायत ही अफसोसनाक मरहला है। हरदीप सिंह पुरी मरकजी वजारत के अहम वजीर, पेट्रोलियम, वजीर पेट्रोलियम। अहम वजीर, और मैं समझता हूं कि काबीना में वजीर आजम नरेंद्र मोदी और अमित शाह के करीबी लोगों में जिसका शुमार होता है, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड इस बात का एतराफ़ किया है कि 3 से 4 मरतबा उनकी मुलाकात हुई है और उन्होंने जेफरी एप्स्टीन से बात की है। वो ईमेल्स के हवाले से जो समझ में आ रहा है, जिस तरीके का हिंदुस्तान में आना, हिंदुस्तान में एक शादी में शिरकत के लिए फौरी तौर पर वीज़ा फराहम करने की दरख्वास्त जेफरी एप्स्टीन के माशूक़ा को, वो तमाम चीज़ें जो है चौंका देने वाली है। रियाज साहब, क्या हकीकत में जेफरी एप्स्टीन जो है की माशूक़ा जो है हिंदुस्तान आई थी तो क्या शादी में आई थी, किसी शादी में, या फिर वो कौन सी शादी थी? एक अहम सवाल हो सकता है। कुछ लड़कियों के इंतखाब के लिए आई शायद, ये को किस शादी में आई थी, ये तमाम चीज़ें बहुत ही अहमियत के हामिल है। शायद हो सकता है कि हिंदुस्तान में से भी ख़वातीन, लड़कियों की और ख़वातीन की जो तस्करी का मामला है वो ढका छुपा नहीं है। माजी में भी इस तरीके के बहुत सारे वाक़यात मंजर आम पर आए थे। इस पर फिल्में भी बनी, इस पर ड्रामे भी बने, इस पर वेब सीरीज़ भी बनी, और OTT पर वो बहुत सारे वेब सीरीज़ अभी भी चल रहे हैं, फिल्में भी चल रही हैं। हालिया दिनों में एक फिल्म मर्दानी रानी मुखर्जी की आई थी, इसी पर मुश्तमिल वो फिल्म है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ख़वातीन की तस्करी, लड़कियों की तस्करी का जो सिलसिला है, हिंदुस्तान एक बड़ी मार्केट समझा जाता है इस किस्म की तस्करी के लिए। तो माशूक़ा जेफरी एप्स्टीन के हिंदुस्तान आई थी और उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि मुझे एक शादी में शिरकत के लिए आना है, मेरे वीज़े का इंतज़ाम करें, और फौरी तौर पर वीज़े का इंतज़ाम करने की अहलियत हरदीप सिंह पुरी के पास ही थी। उन्होंने इस बात का इतराफ़ किया है कि उन्होंने 4-5 मरतबा, 3 से 4 मरतबा जेफरी एप्स्टीन से मुलाकात डेलीगेशन की शक्ल में, डेलीगेशन की शक्ल में मुलाकात की है। तो जेफरी एप्स्टीन कोई ना सिफारती ताल्लुक़ उसका सिफारतकार है, ना कोई सिफारती मंदूब है जिसे मदऊ किया गया था, ना कोई VVIP। जैसा कि रियाज साहब ने कहा, एक मैथ्स का टीचर, वो फिर एक बैंक में नौकरी करता है, उसके बाद फिर न्यूयॉर्क के अरबपतियों के माली मामलात की निगरानी करता है, उसके बाद फिर अचानक से वो ऐसा नमूदार होता है, इस तरीके से मंजर आम पर आता है कि दुनिया का सबसे बड़ा लड़कियों के तस्कर के तौर पर उसको पहचाना जाता है, दल्लाल के तौर पर उसको कहा जाता है, फ़क़ाहबागिरी के अड्डे चलाने वाले के तौर पर उसकी पहचान होती है, मंशियात का सबसे बड़े तस्कर के तौर पर उसकी निशानदेही होती है। फिर वो जेल जाता है, वो जिसको 25 साल की सज़ा हुई थी, 11 महीने के अंदर वो वापस बाहर आता है। बाहर आने के बाद फिर बड़े पैमाने पर काम होता है, फिर यही तमाम काम होते हैं, फिर दोबारा वो जेल जाता है, फिर उसके बाद वो जेल से वापस बाहर नहीं आता, उसकी लाश बाहर आती है, जिन पुरस्रार हालात में उसकी मौत हुई है। देखिए, उमूमन अमरीकी जेलों का ये आदत रही है, सब वहाँ पर CCTV कैमरास वगैरह लगे होते हैं, मगर जिस दिन जेफरी एप्स्टीन की मौत हुई थी उस दिन पूरी जेल, इंटायर जेल के CCTV कैमरास खराब हो गए थे। अब कड़ियों को अगर जोड़ें तो ये समझ में आता है कि जब तक जिन लोगों ने जेफरी एप्स्टीन का इस्तेमाल करना था कर लिया और उसके पास से पूरा मवाद हासिल कर लिया, आज वही लोग जो है सारी दुनिया के लीडरान को ब्लैकमेल कर रहे हैं। किसी के नाचने की इसराइल जाकर बात की जा रही है, किसी के नाचने की, गाने की और काम हो जाने की, तो किसी की बलून जो है सुनहरी बालों वाली औरत की पेशकश की बात कहीं पर हो रही है, तो कहीं पर किसी से ये पूछा जा रहा है कि वीज़ा जल्दी दिला दो, मुझे इंडिया आना है किसी शादी में। ऐसी बहुत सारी खाने काबा लानत है ऐसे लोगों पर। यकीन मानिए रियाज साहब, दिल अफसुर्दा होता है, दिल खून के आंसू होता है। रियाज साहब, खाने काबा जैसा मुकद्दस कपड़ा जेफरी एप्स्टीन को आप ये कहते हुए दो रहे कि तुम पर लानत है ऐसे मुसलमान होने पे। जी जी बिल्कुल। और वैसे भी नाज़रीन, अभी खबर आई कि वर्ल्ड DP के जो सरबराह हैं सुल्तान अहमद बिन सलाम, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि किस तरह के लोग हैं कि सिर्फ यानी एप्स्टीन से ताल्लुकात की बुनियाद पर शर्मिंदा होकर वो इस्तीफ़ा दे रहे हैं। तो बहरहाल कई ऐसे जो लोग हैं
जो खुद जराइम की दुनिया में है उन्होंने भी इस्तीफ़ा दे दिया है, सिफारतकारी की दुनिया में है उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है, लेकिन यहाँ पर किसी को नाचने पर मजबूर किया जाता है, ब्लैकमेल करते हुए मामलतें की जाती है, तिजारती माहदे होते हैं, लेकिन आवाज़ नहीं निकलती, परेशानी के आलम में। और आप अंदाज़ा कीजिए कि बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और कौन करते हैं ये आप अच्छी तरह जानते हैं, नाम लेना ज़रूरी नहीं है। तो बहरहाल 6 हिंदुस्तानियों के नाम उसमें आए हैं। अब देखना है कि किसने कितना फ़ायदा उठाया, किसने बहती गंगा में हाथ धोए या फिर बहती गंगा में नहाया, ये एक अहम बात है। और एक के बारे में तो वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि उसे तो एक मखसूस मुल्क की लड़की की पेशकश की गई और उस पर वो राज़ी भी हो गया था, उसका नाम हम बोलना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन आप अंदाज़ा कीजिए कि ये जो दलाल है, दलाली के ज़रिए मैं तो समझता हूँ कि ये सिफारती दलाली है, ये सिफारती दलाली है, और इस तरह के वाक़यात नहीं होने चाहिए इस तरह के हालात में। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दें कि अब ईरान और अमेरिका के दरमियान जिस तरह का तनाव है उसके लिए जिम्मेदार है इसराइल, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जेफरी एप्स्टीन फाइल में भी वाज़ेह तौर पर कहा गया कि इसराइल जो है वो अमेरिका पर कंट्रोल हासिल कर रहा है, और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इसराइल के हाथ में खिलौने की तरह नाच रहे हैं। तो बहरहाल इसराइल पूरी तरह इस्तेमाल कर रहा है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू, जिसे गजा का कसाई कहा जाता है, वो यानी अमेरिका की पॉलिसी पर असरअंदाज हो रहा है, अमेरिकियों को बेवकूफ़ बना रहा है और ट्रंप को बेवकूफ़ बना रहा है, या फिर ट्रंप बेवकूफ़ बनने की एक्टिंग कर रहे हैं? ये एक अहम सवाल है। लेकिन एक बात ज़रूर है कि इसराइल जो कहता है वो अमेरिका कर रहा है, और ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची ने भी वाज़ेह तौर पर कहा है कि इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ईरान और अमेरिका के दरमियान जो मुज़ाकरात हैं उसको सबोताज करने की कोशिश कर रहे हैं, और अमेरिका पर जोर डाल रहे हैं कि अमेरिका ईरान पर हमला करे। वैसे भी ये कहा जा रहा है कि अमेरिका को ईरान ने वाज़ेह तौर पर जवाब दे दिया है कि तुम और हम में अगर बातचीत हो रही है, मुज़ाकरात हो रही है, तो ये बाहमी एहतराम और वक़ार की बुनियाद पर होने चाहिए, और हम मुज़ाकरात कर रहे हैं, और जौहरी जो मसला तुमने बयान किया है उस पर मुज़ाकरात कर रहे हैं। नाज़रीन, आपको बता दूं कि ईरान 45 बरसों से पाबंदियों का सामना कर रहा है, और अफसोस की बात है दुनिया किस तरह आलम इस्लाम से तासुब और जानिबदारी बरत रही है, उस बारे में आलम इस्लाम को सोचना चाहिए, आलम इस्लाम को गौर करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि सिर्फ हुकूमतें, ये दुनिया बहुत ही मुख्तसर है, आप जिएंगे तो कितने साल जिएंगे, कितनी शादियाँ आप करेंगे, कितनी अय्याशी आप करेंगे, क्या सोना कारून का खजाना नहीं रहा तो इनका खजाना कहाँ रहेगा। और नाज़रीन, मैं आपको बता दूं कि जहां जिस अंदाज में आलम इस्लाम को OIC को सोचना चाहिए, क्या अमेरिका उनके मफादात की तकमील करता है? वही अमेरिका जिसने इसराइल की पूरी मदद की फ़लस्तीनियों के खिलाफ, और 73,000 फ़लस्तीनियों को शहीद करने का इसराइल डिफेंस फोर्सेस ने दावा भी किया है। और आपको ये बता दूं कि इससे बढ़कर शर्मनाक बात क्या होगी कि अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के जो ममालिक है उनकी जानिब से इसराइल को जो बम सरबराह किए गए हैं, एक बम है थोरियम बैरिक, तो वो आपको बता दूं कि उस बम के इस्तेमाल में कम से कम 3,000 फ़लस्तीनी हवा में तहलील हो गए, यानी उनका जिस्म, उनका खून, उनका गोश्त कहीं नज़र नहीं आया। यानी ये बम में मैग्नीशियम और जो दूसरे केमिकल एलिमेंट्स होते हैं उसका ये पाउडर होता है। ये पाउडर की वजह से जो दर्जे हरारत है वो तकरीबन 3,500 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है, और 3,500 सेंटीग्रेड में पहुँच जाता है तो कोई भी जानदार का जिस्म, चाहे वो इंसान हो या हैवान हो या चरिंद हो या परिंद हो, ये तमाम हवा में तहलील हो जाते हैं, राख में तब्दील हो जाते हैं। तो आप अंदाजा कीजिए, वो उस पर इसराइल पर पाबंदियां आयद करने के बजाय ईरान को पाबंदियां आयद करते हुए उसे निशाना बनाया जा रहा है। अब ईरान ने कह दिया है कि तुम अगर बात करना है, जौहरी मुज़ाकरात कर सकते हो, लेकिन हमारे मिसाइल प्रोग्राम की तरफ नहीं आना चाहिए। देखिए, जौहरी प्रोग्राम, देखिए रियाद साहब, आप देखो कि सद्दाम हुसैन को क्या कहकर हटाया गया। केमिकल हथियारों का इस्तेमाल तैयार किए जा रहे हैं, केमिकल हथियार तैयार किए जा रहे हैं, वहाँ पर ये कहकर हटाया गया। फिर वहाँ पे अटैक किया गया, सद्दाम हुसैन का तख्ता पलटाया गया। देखिए, सद्दाम हुसैन की मौजूदगी उस मशरक़ी वस्ता में, सद्दाम हुसैन की मौजूदगी इस बात की दलील थी कि मशरक़ी वस्ता मुतज़लज़ल नहीं हो सकता था। जी हाँ। लेकिन सद्दाम हुसैन के जाने के बाद जो है, आप देखिए जिस किस्म का मशरक़ी वस्ता के हालात हैं, वो यकीनन उसी को ये हालात बनाने के लिए सद्दाम को निशाना बनाया गया, क्योंकि इशारा मिल गया। मैं बहुत ही मुख्तसर अंदाज में अपनी बात को ख़त्म कर दूंगा। यहाँ पर जो काम मुस्लिम ममालिक को करना चाहिए था, ईरान के अतराफ़ व अकनाफ में एक ढाल बनकर अगर ईरान के साथ खड़े हो जाते,
अमेरिका क्या, किसी माई के लाल में ये हिम्मत नहीं होती कि ईरान की तरफ नजर उठा के देखे। बहरहाल आज इसकी बारी है तो कल उनकी बारी भी हो सकती है। बहरहाल नाज़रीन, इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम खास खबरें इख्तिताम को पहुंचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी सैयद इस्माइल ज़बीउल्लाह को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।